चाहे कॉनकेव मिरर हो, कोई लाइट रे किसी मिरर के, और ये वो एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल आर, फोकस वाला पैरेलल से। ठीक है, कितने केसेस हैं, 6 केसेस। तो स्टार या सन से आने वाली लाइट, इसीलिए देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या, इंफिनिटी। आपको कागज कहाँ रखना पड़ेगा, तो जो उसकी इमेज है वो कहाँ बन रही है, तो सचमुच में दोनों लाइट रे मिल रही हैं। तो ये आपको रे डायग्राम बनाकर भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अभी बियॉन्ड सी था, अब सी पर रख दिया हमने ऑब्जेक्ट। हेलो चैंपियंस, तो स्वागत है आज की क्लास में, जहां हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स का यूजिंग रे डायग्राम। जैसा कि रे डायग्राम का यहाँ फोटो देख पा रहे हो कि रे डायग्राम की हेल्प से इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, वो सारा कुछ हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, कॉनकेव मिरर का भी, कॉन्वेक्स मिरर का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल हैं, अगर आप वो रूल पढ़ लोगे तो आपको ये रे डायग्राम बनाना आसान हो जाएगा। और ये रे डायग्राम बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में रे डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है। तो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, उसके लिए कुछ रूल सीख लीजिए। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर रही है, किस पे, कॉनकेव मिरर पे या कॉन्वेक्स मिरर पे, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकस से पास होगी, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो वो फोकस से आती हुई, निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये पहला रूल है। यानी जब भी आप रे डायग्राम बनाएं, तो जब भी आप पैरेलल लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे कहाँ, कॉनकेव मिरर पे, तो उसे हमेशा कहाँ से पास करना, फोकस से पास करना, कॉनकेव मिरर है तो, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसे फोकस से आती हुई दिखाई देना। हमेशा आपको ये रूल फॉलो करना होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रहा है, ये देखो ये फोकस है ना, और ये लाइट रे फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। देखो ये लाइट रे किधर जा रही है, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की तरफ जा रही थी, ऐसा लग रहा है किधर जा रही है, फोकस की तरफ, लेकिन इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो गई। तो ये दूसरा रूल है। तो यानी पैरेलल वाली फोकस से, फोकस वाली पैरेलल से। ठीक है, तो ये रे डायग्राम आपके रूल्स के अकॉर्डिंग बनते हैं, और ये रूल आपको याद करना है। थर्ड रूल क्या है, अगर कोई लाइट रे किसी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, देखो किधर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। क्योंकि ये वाला केस मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई लाइट रे किसी मिरर के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो वो टकराकर उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। और यहाँ वो क्या कर रही है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, क्योंकि ये रहा मिरर और ये रही लाइट रे, तो ये परपेंडिकुलर ही तो इंसिडेंट हो रही है, और इसीलिए ये टकराकर क्या हो गई जा रही है, वापस लौट जा रही है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी देख लो, ये किधर जा रही है, ऐसा लग रहा है कि इस कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ ये टकराएगी और इस टकराकर इसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। ये तीसरा रूल है। और फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे किसी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के ऑब्लिकली इंसिडेंट होगी, ऑब्लिकली मतलब नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाकर, जैसे ये एंगल बना, तो अगर वो ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है तो ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट होकर पास हो जाएगी, और ये वो एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल आर, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। और रिफ्लेक्शन के केस में हमने पढ़ा है कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, पढ़ा है कि नहीं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई और आर बराबर होता है। तो यहाँ भी एंगल आई और एंगल आर बराबर हो गए, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। ये ऑब्लिकली इंसिडेंट हुई तो ये ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 4 रूल क्या थे, पैरेलल वाला फोकस से, फोकस वाला पैरेलल से, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी, और जो ऑब्लिकली इंसिडेंट हुई थी वो ऑब्लिकली पास हो जाएगी रिफ्लेक्ट होकर। ठीक है, अब अगर आपको ये रूल पता हो गए तो अब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। तो पहले हम कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अब कॉनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है उसमें टोटल 6 केसेस हैं।
ठीक है, कितने केसेस हैं? 6 केसेस। अब अलग अलग डिस्टेंस पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज भी अलग अलग जगह पे बनेगी और अलग अलग नेचर की बनेगी। ठीक है, तो हमेशा हम पहला जो केस है, ये पहला केस है, ठीक है, इस पहले केस में, फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? ये मेरा ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा मतलब बहुत दूर, तो उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे हमेशा क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, जैसे आप धरती पर हो तो आपके लिए सन इन्फिनिटी पर है, स्टार इन्फिनिटी पर है, तो स्टार या सन से आने वाली लाइट आपको हमेशा क्या माननी है? आपको एज्यूम करके चलना है कि वो लाइट रे क्या होंगी? पैरेलल। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इस ऑब्जेक्ट से, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और अभी आपने रूल क्या पढ़ा था कि जो लाइट रे पैरेलल होती है वो कहाँ से पास होती है? फोकस से, है ना? तो चलो, तो ये वाली लाइट रे भी कहाँ से पास होगी? फोकस से। और ये वाली लाइट रे भी कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो ये दोनों लाइट रे किस पॉइंट पर मिल रही है? इस पॉइंट पर मिली, और जिस पॉइंट पर ये मिलेंगी वहाँ क्या होगा? वहाँ इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका इस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे, और इस ऑब्जेक्ट की यहाँ कैसी इमेज बनेगी? जब सचमुच में लाइट रे मिलती हैं तो रियल इमेज बनती है। तो इस फोकस पे इस ऑब्जेक्ट की रियल, इन्वर्टेड और बहुत छोटी इमेज, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। इसीलिए देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी? इन्फिनिटी, और इमेज कहाँ बना? फोकस पे। कैसा बना? रियल इन्वर्टेड, और साइज में कैसा है? बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। ये पहला केस, ठीक है। और यही वाले केस का यूज करके हम पेपर में आग लगा सकते हैं कॉनकेव मिरर की हेल्प से। अगर आप सन के तरफ कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस सन की तरफ रख दो, तो सन से आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर एक कॉमन पॉइंट पर क्या हो जाएगी? मिलेंगी, कंसंट्रेट हो जाएंगी। और अगर आपने इस फोकस पे कागज रख दिया तो कागज पर पड़ने वाली लाइट रे बढ़ जाएगी, हीट बढ़ जाएगी, तो कागज जलने लगेगा। तो कॉनकेव मिरर की हेल्प से आप कागज में आग लगा सकते हो। यही वाला केस है। आपको कागज कहाँ रखना पड़ेगा? फोकस पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को और करीब ले जाते हैं। तो अब सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? सेकंड केस में हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं है और करीब है। किसके करीब है? मिरर के और करीब आ गया। तो सेकंड केस में हम क्या मानेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट करीब तो है लेकिन अभी भी सी के आगे है, बियॉन्ड सी। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है तो जो उसकी इमेज है वो कहाँ बन रही है? तो देखो, एक पैरेलल लाइट रे ले गए तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जा रहे थे वो इसी रास्ते पर रिफ्लेक्ट होकर इसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। तो ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे दोनों कहाँ मिल रही है? यहाँ। तो यहाँ क्या बना? इस ऑब्जेक्ट की ये क्या बनी? इमेज बनी। ए बी ऑब्जेक्ट है लेकिन ए डैश बी डैश इस ऑब्जेक्ट की इमेज है। कैसी इमेज है? तो सचमुच में दोनों लाइट रे मिल रही हैं तो रियल इमेज होगी। तो रियल इमेज बनी। इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड क्यों? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस लाइन होती है, इस लाइन के नीचे जो भी इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी यानी कि इन्वर्टेड इमेज होती है, और ऑब्जेक्ट से क्या है? छोटी है, यानी डिमिनिश्ड इमेज। तो ये आपको रे डायग्राम बनाकर भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा और दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि जब जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है, किसके सामने? कॉनकेव मिरर के सामने, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज सी और एफ के बीच में बनती है, कहीं रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और डिमिनिश्ड बनती है, ठीक है। फिर अगला केस, अब ऑब्जेक्ट को और करीब ले गए, तो अभी बियॉन्ड सी था, अब सी पर रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी पर है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये रहा ऑब्जेक्ट, तो एक लाइट रे पैरेलल निकली, वो फोकस से पास हुई, फोकस वाली निकली, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई। अब ये दोनों लाइट रे किस पॉइंट पर मिल रही? यहाँ मिली। तो यहाँ क्या बना? यहाँ इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है? ये इमेज है। ए बी ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इमेज। इमेज कहाँ बनी? सी पर बनी।
ऑब्जेक्ट भी सी पर है, इमेज भी सी पर बन रही है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस है वो सेम है, इक्वल है। तो ये एक स्पेशल केस है। क्या है? स्पेशल केस। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की और इमेज की जो डिस्टेंस है मिरर से वो सेम है। ठीक है। इमेज का नेचर कैसा होगा? तो क्योंकि सचमुच में दो लाइट रेज मिल रही हैं, जब लाइट रेज सचमुच में मिल रही होती हैं तो उससे जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है। तो देखो एक लाइट रे ये आई, एक ये आई, दोनों सचमुच में मुलाकात कर रही है, हेलो हाय। तो यहाँ जो इमेज बनी वो रियल इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या है? बराबर, इसीलिए जो इमेज बन रही है वो सेम साइज की बन रही है। बात समझ में आ गई? तो ये स्पेशल केस है, आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट फोर्थ केस, अब ऑब्जेक्ट को और करीब ले जाएंगे। तो अभी तक कहाँ था? सी पर, अब सी और एफ के बीच में ले जाएंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। ठीक है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अब इससे एक लाइट रे पैरेलल निकली तो वो फोकस से पास हो रही है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जा रही थी वो यहाँ रिफ्लेक्ट होकर इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी। अब ये दोनों लाइट रे सचमुच में कहाँ मिल रही है? सचमुच में मिल रही है इस पॉइंट पर। तो यहाँ क्या बनेगा? इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? आप ही बताओ। ये रियल है? हाँ है, क्योंकि दोनों लाइट रे सचमुच में मिल रही हैं। और इन्वर्टेड है, और ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज की इमेज बन रही है, और इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सी बन रही है। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो सी और एफ के बीच में है, इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सी। कैसी बन रही है? एनलार्ज, यानी मैग्नीफाइड, यानी बड़ी साइज की, ऑब्जेक्ट से बड़ी। तो एनलार्ज बन रही है, इसको हम मैग्नीफाइड भी कह सकते हैं। एनलार्ज का मतलब मैग्नीफाइड भी होता है, चाहे एनलार्ज बोलो चाहे मैग्नीफाइड बोलो। और नेचर कैसा है इमेज का? रियल और इन्वर्टेड। तो अगर आपको छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज देखना है कॉनकेव मिरर की हेल्प से, तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा? बिटवीन सी एंड एफ रखना पड़ेगा। अब आता है फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हम और करीब ले जाएंगे। किसके? मिरर के। तो अभी सी और एफ के बीच में था, अब उसको एफ पे ले गए। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ पे ले जाते हैं, अभी तक सी और एफ के बीच में था, अब उसको ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा एफ पे, तो यहाँ से एक लाइट रे पैरेलल वाली फोकस से पास होगी, जैसा हमने रूल में पढ़ा था, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जा रही थी वो पास होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। अब ये दोनों लाइट रे कभी मिलेंगी? इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी, क्योंकि पैरेलल हैं। तो पैरेलल है तो कहाँ मिलेंगे? दूर कहीं जाकर मिलेंगे। तो दूर कहीं जाकर इमेज बनेगा, है ना। अब ये हो सकता है दूर कहाँ हो, जैसे अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूं, तो दूर कहीं इमेज बनेगा। ये और हो सकता है। तो इमेज की साइज तो बढ़ती चली जा रही है ना। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा एफ पे अगर होगा तो उसकी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी, बहुत बड़ी, हाईली एनलार्ज बनेगी, और रियल और इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि आगे जाके कहीं मिल रही है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया फिफ्थ केस। अभी तक सारे केसेस में क्या था? रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बन रही थी, लेकिन एक स्पेशल केस आता है, सिक्स्थ केस। अब आपने ऑब्जेक्ट को और करीब रख दिया। किसके? कॉनकेव मिरर के। अब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है? अब फोकस पे नहीं है, बिटवीन पोल एंड फोकस है। ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट ए बी, और जब आप ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में कहीं रखते हो तो ऑब्जेक्ट की रियल नहीं वर्चुअल इमेज बनती है। देखो एक लाइट रे ऑब्लिकली जो इंसिडेंट हुई थी वो ऑब्लिकली ही पास हो जाएगी, ऐसा हमने रूल में पढ़ा था कि नहीं? कौन सा रूल? याद करो, फोर्थ रूल पढ़ा था। जो लाइट रे ऑब्लिकली इंसिडेंट होगी यानी कि उस एंगल पर, तो उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और वैसा यहां हो रहा है। ये ऑब्लिकली इंसिडेंट हुई कुछ एंगल पर, तो ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, मतलब उससे दूर, वो रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। अब आप ही बताइए, ये वाली रे और ये वाली रे कभी मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप इधर से देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि दोनों रे आगे जाकर किसी एक पॉइंट पर मिल रही है, और वो पॉइंट पर जाकर क्या बनेगा? इमेज बनेगा, है ना। तो ये जो इमेज है
क्या लाइट रे के सचमुच के मिलने से है? नहीं, लाइट रे तो इधर मिल रही है लेकिन इधर मिलती हुई तो कभी नहीं नजर आ रही। ऐसा लग रहा है कि किसी एक पॉइंट से ये लाइट रे निकल रही है, लेकिन लाइट रे कहीं जाकर मिलेंगी सचमुच में, वो नहीं हो रहा है। तो जब लाइट रे सचमुच में मिलती हैं तो रियल इमेज बनता है। यहाँ लाइट रे सचमुच में नहीं मिल रही तो यहाँ वर्चुअल इमेज बनेगा, और ये वर्चुअल इमेज मिरर के अंदर या कह लो मिरर के पीछे दिखाई देगा। तो अगर आपको कॉनकेव मिरर की हेल्प से अगर वर्चुअल इमेज चाहिए, ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखना होगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था? बिटवीन पी एंड एफ। तो इमेज कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर। कैसी बनी? एनलार्ज बनी और वर्चुअल और इरेक्ट बनी। अब ये स्पेशल केस क्यों है? क्योंकि अभी तक हर केस में जो इमेज थी वो रियल थी, है ना, लेकिन यहाँ जो इमेज का नेचर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और यही वाला केस यूज होता है शेविंग मिरर में, जहाँ हमारा शेव करने के लिए जो चेहरा है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और इस चेहरे को हम मिरर के बहुत करीब रखते हैं, यानी हमारा चेहरा पोल और फोकस के बीच में आ जाता है। उसके कारण हमारे चेहरे की बड़ी इमेज मिरर के अंदर बनती है और हम आसानी से शेव कर पाते हैं। हमारे एक भी बाल छूटेंगे नहीं, सारे शेव हो जाएंगे। क्लियर? तो जब भी आप शेविंग करते हो तो आप मिरर दूर नहीं रखोगे, पास रखोगे, ताकि आपका जो चेहरा है वो पोल और फोकस के बीच में आ जाए। तो आपके चेहरे की बड़ी इमेज, वर्चुअल इमेज मिरर के अंदर बने और तब आप शेविंग कर पाओगे। यही केस डेंटिस्ट में भी है। तो ये स्पेशल केस है क्योंकि यही केस यूज हो रहा है कहाँ? शेविंग में भी। शेविंग मिरर में यही वाला केस है और जो डेंटिस्ट यूज कर रहे हैं। तो शेविंग मिरर और डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं वो कॉनकेव मिरर ही होता है, लेकिन कॉनकेव मिरर में ये वाला केस वहां अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब आपने कॉनकेव मिरर का तो देख लिया। 6 केसेस में 5 केसेस में तो रियल इमेज बन रही थी, लेकिन एक स्पेशल केस था जहां वर्चुअल इमेज बन रही थी, लेकिन वो वर्चुअल इमेज छोटी नहीं थी, बड़े साइज की थी, एनलार्ज, मैग्नीफाइड। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में कुल मिलाकर 2 ही केसेस हैं, केवल 2 ही केसेस हैं। यहाँ 6 केसेस नहीं है कॉनकेव मिरर की तरह। तो यहाँ ये जो पहला केस है, पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी पर। कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी पर। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट आप इन्फिनिटी पर रखते हो, तो मैंने वैसे ही पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे क्या होंगी? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उससे आने वाली लाइट रेज हम क्या मानेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मानेंगे। तो ये दोनों लाइट रे पैरेलल है। अब पैरेलल वाली रूल क्या पढ़ाया था? फोकस से पास होती है कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स में फोकस से निकलती हुई दिखाई देती है। रूल याद करो। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो जो पैरेलल वाली है वो फोकस से पास नहीं होगी, फोकस से रिफ्लेक्ट होकर वो ऐसे बाहर मतलब डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है? वो निकल रही है फोकस से। सचमुच में फोकस से तो कॉनकेव मिरर में पास होती है, कॉन्वेक्स में वो फोकस से निकलती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ भी वही होगा कि जो पैरेलल लाइट रे है वो फोकस से निकलती हुई दिखाई देगी। तो ये वाली रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई, ये वाली रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई, और ये दोनों ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? फोकस। और इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इस फोकस पे क्या बन जाएगी? इमेज। अब ये इमेज रियल होगी कि वर्चुअल? तो आप क्या बताओ? आप ही बताओ कि इस इमेज में सचमुच में लाइट रे मिल रही है? नहीं, लाइट रे तो यहाँ रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ टकरा कर वापस लौट गई। यहाँ तो लाइट रे मिल ही नहीं रही है, बस फील हो रहा है कि इधर से निकल रही हैं। तो जब लाइट रे नहीं मिलती हैं तो जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो कॉन्वेक्स मिरर उस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज और हाईली डिमिनिश्ड इमेज कहाँ बनाएगा? फोकस पे बनाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। और सेकंड केस है कि आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो, सी पर रख दो, बिटवीन सी एंड एफ रख दो, एफ पे रख दो, बिटवीन पी एंड एफ पे रख दो, कहीं भी रख दो। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल,
इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, जैसे यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, अब ये सी भी हो सकता है, ये एफ भी हो सकता है, कहीं भी रखो, तो उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली एक लाइट रे जो पैरेलल है वो ऐसे पास हो जाएगी, है ना, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी वो टकराकर इसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। तो कभी भी ये दोनों लाइट रे मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर मैं इनको आगे बढ़ाऊं तो ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पर ये लाइट रे मिलती हुई नजर आ रही है। तो इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, इमेज। कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज। कहाँ बनी, बिटवीन पोल एंड फोकस, मिरर के पीछे पोल और फोकस के बीच में कहीं वर्चुअल इमेज बनेगी और ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। ये आपका सेकंड केस है। क्लियर, समझ में आया। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर आप क्या देख रहे हो, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। लेकिन कॉनकेव मिरर रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। कॉनकेव मिरर के वर्चुअल इमेज में और कॉन्वेक्स मिरर के वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस ये है कि कॉनकेव मिरर का जो वर्चुअल इमेज होता है वो साइज में बड़ा होता है, मैग्नीफाइड, एनलार्ज होता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का जब भी कोई वर्चुअल इमेज बनेगा वो हमेशा छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, डिमिनिश्ड। तो ये अंतर है कॉनकेव मिरर के वर्चुअल इमेज में, कॉन्वेक्स मिरर के वर्चुअल इमेज में, ये बेसिक डिफरेंस है। बात समझ में आई। चलिए अब आ जाते हैं यूजेस पे। तो कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे जो मेन यूज़ है वो है कि हमारा जो टॉर्च है, सर्च लाइट है ना, और हमारी जो गाड़ियों की हेडलाइट है, इनमें कॉनकेव मिरर होता है। और कॉनकेव मिरर क्या करता है, फोकस पे लगे हुए बल्ब से निकली हुई रोशनी को वो रिफ्लेक्ट कर कर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट में बदल देता है। और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें मिलेगी तो हमें ज़्यादा रोशनी मिलेगी। तो पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ऑब्टेन करने के लिए, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, हमें कॉनकेव मिरर का यूज़ करना पड़ता है टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में, पहला यूज़। फिर शेविंग मिरर बताया था, जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दे कॉनकेव मिरर के सामने, सिक्स्थ केस स्पेशल वाला, याद आया, अभी याद आ जाएगा ये वाला। तो ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी और वो वर्चुअल इमेज बड़ी बनेगी, बस वही चीज़ तो यहाँ है। ये आपका चेहरा ऑब्जेक्ट था और उस ऑब्जेक्ट की यानी आपके चेहरे की इस कॉनकेव मिरर के अंदर ये जो इमेज बन रही है जिसमें आपका चेहरा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये वर्चुअल इमेज ही तो है। तो शेविंग के लिए डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करते हैं वो भी कॉनकेव होता है। और सोलर फर्नेस में सनलाइट का यूज़ करके, सनलाइट की हीट को कंसंट्रेट करके खाना पकाने के लिए जो सोलर फर्नेस में मिरर होता है वो भी कॉनकेव होता है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए ये कुकर कहाँ रखा हुआ है, इस सोलर मिरर कॉनकेव मिरर के फोकस पे। क्यों, क्योंकि सनलाइट आएगी और सनलाइट जो है इन्फिनिटी पर रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर है उससे आने वाली लाइट रे पैरेलल होगी और पैरेलल लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो सारी लाइट रे फोकस पे मिलेंगी, तो यहाँ फोकस पे जो कुकर रखा है वो गर्म हो जाएगा क्योंकि सारी लाइट रे कंसंट्रेट हो जाएगी और लाइट रे, सनलाइट कंसंट्रेट होने की वजह से हीट बढ़ेगी और कुकर में रखा खाना पक जाएगा। ठीक है। फिर अगर वहीं बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। यानी आपको अगर बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज मिरर में देखनी है तो आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं ताकि हमें छोटी इमेज और सीधी इमेज दिखाई दे, और सीधी इमेज दिखाई देगी तो हम देखकर अपनी गाड़ी को साइड ले लेंगे। जैसे आप गाड़ी चला रहे थे, इसमें ये बहुत बड़े गाड़ी की छोटी सी इमेज दिखी तो आपको पता चल गया अच्छा ये गाड़ी इधर से आ रही है, अपनी गाड़ी साइड कर लो। और क्या यूज़ होता है, और हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो आउटसाइड कर्व्ड होता है ना, तो उसका जो व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू, वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वो ज़्यादा एरिया के ऑब्जेक्ट को कवर करके उसकी इमेज बनाता है। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, सबसे ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू देखने का रेंज वो कॉन्वेक्स मिरर का होता है। प्लेन मिरर का उससे कम
सबसे कम कॉनकेव का, उससे ज़्यादा प्लेन मिरर का, और सबसे ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू कॉन्वेक्स मिरर का होता है। देखो प्लेन मिरर केवल इतने दूर का ऑब्जेक्ट देख पा रहा है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर इतने दूर का है, तो ये जो फील्ड ऑफ व्यू है बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, है ना, वही चीज़ बता रहा है। चलो अब आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जिसको u से डिनोट करते हैं, इमेज की डिस्टेंस v से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ f से डिनोट करते हैं, तो इसे प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे, इसको प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे, ये प्लस कब होगा, ये माइनस कब होगा, ये सारी चीज़ें हमको साइन कन्वेंशन से पता चलेगा। अब साइन कन्वेंशन क्या कहता है? साइन कन्वेंशन ये कहता है कि हमारा जो ओरिजिन है वो हमेशा पोल होगा। पोल इज द ओरिजिन। पोल से अगर आप कोई डिस्टेंस राइट साइड में मेजर कर रहे हो तो वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। पोल से कोई डिस्टेंस अगर आप लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हो तो वो निगेटिव लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई चीज़ है, कोई ऊपर हाइट मेज़र करोगे ऑब्जेक्ट की या इमेज की, तो वो जो हाइट ऊपर की तरफ मेज़र करोगे वो पॉजिटिव लोगे, और अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट मेज़र कर रहे हो तो वो आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। अब इसे एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे यहाँ इस केस में आओ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट है कि राइट है, तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट पोल से लेफ्ट। तो आपको ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कहाँ से मेज़र करनी है, पोल से। तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे, आप पोल से करोगे, तो पोल से आप कहाँ चलोगे, ये पोल से आपको चलना हो पड़ेगा लेफ्ट, तब जाकर आप ऑब्जेक्ट तक पहुँचोगे। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिली, तो आपको पोल से किधर जाना पड़ा, लेफ्ट जाना पड़ा। और अभी मैंने क्या सिखाया था, अभी मैंने ये सिखाया था कि अगर आप पोल से लेफ्ट जाओगे तो साइन क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, माइनस, हमेशा। क्योंकि हमेशा आप देखो ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड ही रखा जाता है। आप देख लो सारे केसेस में, देख लो मिरर के लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड, है ना, मिरर के लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड, ये सारा ऑब्जेक्ट है, कहाँ है, लेफ्ट साइड। मिरर के लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड, मिरर उसके लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट है, मिरर उसके लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो यानी u हमेशा क्या होगा, आपका जो u होगा वो हमेशा माइनस होगा। बात समझ में आ गई, u हमेशा माइनस होगा, ऑलवेज। अब बचा v यानी इमेज की डिस्टेंस। तो जो इमेज की डिस्टेंस है वो अगर इमेज राइट साइड बन रही है तो पॉजिटिव, और अगर पोल से लेफ्ट इमेज बन रही है तो निगेटिव, है कि नहीं। और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट, तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर कर रहे हो ना, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस लोगे। ठीक है, तो एक चीज़ और समझ लो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो किधर इमेज बन रहा है। और अगर फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ, अब आप ही बताओ कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ किधर होता है, फोकस किधर होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर का फोकस राइट साइड है। तो फोकल लेंथ मतलब पोल और फोकस के बीच की दूरी। तो पोल से आपको फोकस तक जाना पड़ेगा तब डिस्टेंस निकलेगी। तो आप पोल से राइट साइड गए तब जाकर आपको फोकल लेंथ मिला। तो यानी कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या हुआ, पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका फोकस पोल के राइट साइड होता है। और अगर फोकल लेंथ निगेटिव की बात करें तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि उसका फोकस लेफ्ट साइड होता है। दिखाऊं, देखो, अरे मेरे पास कमी नहीं है, ये देखो, ये कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर का फोकस किधर है, इसके लेफ्ट,
है ना, ये देखो मिरर के लेफ्ट साइड। अब मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ आपको पढ़ाया था पोल से फोकस की दूरी, है ना। तो पोल से मुझे लेफ्ट जाना पड़ा, तब जाकर फोकल लेंथ मिला ना, तो ये साइन क्या होगा, माइनस होगा, यानी कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा माइनस होता है। तो ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब U, V और F आपस में रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला, 1/V + 1/U = 1/F। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते समय आपको ध्यान रखना होगा साइन का। साइन की गलती हुई तो आपका आंसर पूरा, जहां माइनस आना चाहिए वहां प्लस आएगा, प्लस आना चाहिए तो माइनस आएगा। तो मैंने साइन का ध्यान बता दिया है। U हमेशा माइनस होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस लेनी पड़ेगी। इमेज की डिस्टेंस वो डिपेंड करता है कि इमेज राइट साइड बन रही है कि लेफ्ट साइड, कॉनकेव मिरर के या कॉन्वेक्स मिरर के। और फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होगा तो फोकल लेंथ हमेशा प्लस, और कॉनकेव मिरर है तो उसका फोकल लेंथ हमेशा माइनस लेना होगा साइन में, ठीक है। चलिए, अब इसी में दो चीज़ें दे देगा, कोई तीसरी चीज़ पूछ लेगा, या तो ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ देकर इमेज की डिस्टेंस पूछ ले, या इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देकर फोकल लेंथ पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, फिर एक आता है मैग्निफिकेशन टर्म, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इमेज छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, कई बार ऐसा होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। तो कितनी बड़ी बनी कितनी छोटी बनी, इस चीज़ को बताने वाला जो टर्म होता है वो होता है मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन का सिंपल डिफिनीशन है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आप इमेज की हाइट को डिवाइड कर दो ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो ये जो रेशियो निकला, इसी रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, तो वर्चुअल इमेज हमेशा कहाँ बनती है, ऊपर। और मैंने साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ाया है कि ऊपर जो भी डिस्टेंस मेजर होगी, किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। रेफरेंस पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो प्लस लोगे। तो अगर जैसे इस केस में अगर बताऊं मैं, जैसे यहाँ, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो ये इमेज की जो हाइट हो गई, ये इमेज की हाइट हो गई। तो इमेज की हाइट क्या लोगे, तो इमेज की हाइट आपको प्लस लेना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट की हाइट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो मैंने पहले ही पढ़ाया है, हमेशा प्लस होता है, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये भी आपको ऑब्जेक्ट की हाइट प्लस लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको साइन का ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में भी, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में भी साइन का ध्यान रखना है। तो एक फॉर्मूला हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और है -v/u। व्हाट इज दिस, दिस इज v। और डिफिनीशन आ जाएगी, तो इसी को डिफाइन कर देना कि मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो यहां आपको मैग्निफिकेशन क्लियर हो गया। अब मैग्निफिकेशन से, जब भी मैग्निफिकेशन की हम वैल्यू लिखते हैं तो उस वैल्यू में हमेशा दो चीजें होती हैं, एक होता है साइन, एक होता है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन से, मैग्निफिकेशन की आप पूरी वैल्यू देखकर आप बता सकते हो कि नेचर ऑफ इमेज कैसे हम निकालेंगे, यानी कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है कि एनलार्ज है, ये हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, अब ध्यान से देखो। हाउ टू फाइंड नेचर ऑफ इमेज, हाउ टू फाइंड नेचर ऑफ इमेज यूजिंग मैग्निफिकेशन, ठीक है, यूजिंग मैग्निफिकेशन। तो अब देखो, अब इसमें मैग्निफिकेशन में अगर हम साइन देखें, तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू में साइन अगर पॉजिटिव है, साइन सिर्फ देखना है पॉजिटिव, तो इमेज का नेचर हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो अगर माइनस है,
तो इमेज का नेचर हमेशा कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 है, m की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट साइज और इमेज की साइज दोनों बराबर है। ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज, ठीक है, यानी सेम साइज के। लेकिन अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा, जैसे 1.5, 2, 3, 3.5, तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज बड़ी बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। मैग्नीफाइड को भी हम एनलार्ज कह सकते हैं, ठीक है। और अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 में क्या होगा कि इमेज जो बन रही है वो डिमिनिश्ड यानी छोटी बन रही है, ठीक है। तो अगर आपको m मैग्निफिकेशन का पूरी वैल्यू पता है साइन के साथ, तो साइन देखकर ये बता दोगे और उसकी वैल्यू देखकर ये बता दोगे कि डिमिनिश्ड है कि मैग्नीफाइड है कि सेम साइज की है, और इसी को नेचर ऑफ इमेज कहते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब कि जैसे मैंने आपको बोला m की वैल्यू +2 है, तो इसमें पहले देखो प्लस अलग देखो, 2 अलग देखो। तो प्लस देखा तो प्लस से क्या पता चल गया, m की वैल्यू, m का साइन प्लस है तो इमेज कैसी होगी, इमेज का नेचर होगा वर्चुअल, है ना। और वैल्यू क्या है, 2 वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा, तो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी। तो ये आपका 2 वैल्यू देखकर समझ में आ गया कि जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेचर ऑफ इमेज पता लगा सकते हो, ठीक है। तो इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल आपको करने होंगे, और जब आप न्यूमेरिकल आप मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन पे करोगे तब चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और इसी तरह सारे कंसेप्ट्स को सीखते रहिए, पढ़ते रहिए राघवेंद्र सर के साथ। थैंक यू सो मच।